आज की कहानी का शीर्षक है महिला रक्तदान, जो कि ली गई है विनीता मलिक नवीन के कहानी संग्रह सदा खुश रहो से। बात आज से 10-12 साल पहले की है, जब मैं सेटल होने के लिए दिन रात मेहनत करती थी। मेरे अंदर डिप्लोमा, डिग्री व सर्टिफिकेट्स को इकट्ठा करने का जुनून सा पैदा हो गया था। इंटरव्यू में एक्स्ट्रा अचीवमेंट के भी नंबर मिलते हैं, तभी तो हर बेरोज़गार हाथ पांव मारता है। अब हम जैसी शादीशुदा बाल बच्चों वाली कहाँ से ये सब जुटाएं? खाली टाइम में खूब पढ़कर अच्छे नंबर तो ला सकते हैं, पर ये एक्स्ट्रा के लिए बेचैन रहती थी। मेरे भैया, जो इस दुनिया में नहीं हैं, हर समय मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहते थे। शादी के बाद उच्च शिक्षा कैसे व्यवस्थित रूप में जारी रखी जाए, इसके लिए मेरा उचित मार्गदर्शन करते थे। भैया का मानना था कि भूतकाल की सुखद यादें वर्तमान व भविष्य तक हमारे साथ रहें, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। समाज सफलता देखता है, आपकी समस्याएं नहीं। समस्याएं स्थायी नहीं हैं, इसलिए उनमें उलझकर व्यक्ति को अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, अपितु अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मेरे भैया पहचाने जाते थे। वे जब भी घर आते थे, सफाई अभियान छेड़ देते थे, जिसमें घर, गली, मंदिर परिसर व धर्मशाला तक शामिल होते थे। भैया की देखा देखी अन्य लड़के भी उनका साथ देते थे। कई बार चंदा इकट्ठा करके भी इस अभियान को अंजाम दिया जाता था। एक सकारात्मक सोच व ऊर्जा मेरे भैया के अंदर थी, जो विरले ही व्यक्तियों में लक्षित होती है। हम बहनों की शादी हो चुकी थी। छोटे भैया की अपनी नौकरी थी। ऊपर से हमारे घर के आर्थिक हालात अच्छे थे, अतः बड़े भैया जो भी करना चाहते थे, मेरे पापा इन खर्चों को सहर्ष उठाते थे। आज से 15-16 साल पहले ग्रामीण क्षेत्र में योग के प्रति लोगों का रुझान बस बनना ही शुरू हुआ था। मेरे भैया कैवलव्य धाम से योग कोर्स करके आए थे, अतः नया नया योग सिखाने का जोश उनके अंदर भी था। कुछ मेरे पापा हर जगह योग के बारे में लोगों को बताते रहते थे। बाबा रामदेव का प्रोग्राम टीवी पर आता था, इसलिए भैया के पास घर में लोग योग सीखने के लिए आने लगे। धीरे धीरे संख्या बढ़ने लगी, इसीलिए भैया ने धर्मशाला में योग क्लासेस लगानी शुरू करने की सोची। बैनर बनवाए गए और पूरे गांव में जगह जगह लगवाए गए। सुबह शाम मंदिर का पुजारी माइक द्वारा इस प्रोग्राम की सूचना देने लगा था। योग सीखने के लिए बूढ़े, जवान से लेकर औरतें तक शरीक होने लगी थी। एक अलग ही जोश, उमंग, उत्साह पूरे गांव में छा गया था। लोग अनेक बीमारियों के निदान भैया से पूछने लगे थे। पापा की खुशी की तो कोई सीमा ही न थी कि उनका बेटा इतनी कम उम्र में कितना नाम कमा रहा है। योगा क्लास के बीच में घूमकर पापा को बड़ा सुकून मिलता था। हर जगह भैया व योग के चर्चे चल रहे थे। पापा से जो भी व्यक्ति मिलते, सभी भैया के कामों की जमकर तारीफ करते। दादा राम राम, भाई अच्छा काम कर रहा है, घणे अच्छे कर्म कर रखे हैं तमने, जो ऐसा बेटा मिला, आदि आदि। भैया की प्रशंसा वाली अनेक उक्तियां पापा सुनते और मेरी माँ को निहाल होते हुए बताते। यशोलिप्सा की भावना धीरे धीरे मेरे पापा में आने लगी थी। तभी तो इस तरह के सामाजिक आयोजनों में होने वाले खर्च पापा को अखरा नहीं। अब तो पापा भैया के हर कथन को क्रिया रूप देने के लिए आतुर रहने लगे थे।
उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए स्वेच्छा ही हुक्का, बीड़ी व चाय छोड़ चुके थे। अब ग्रीन टी की आदत डाल रहे थे। मेरे भैया प्रतिवर्ष कई बार रक्तदान भी करते थे। मंझोले कद वाले भैया शारीरिक व मानसिक दोनों दृष्टियों से स्वस्थ थे। बस सभी उन जैसा बनने के लिए आतुर थे। लोगों को पता चला कि खून दान से भी शरीर स्वस्थ रहता है। तब तो अपने गांव में भी रक्तदान शिविर लगाया जाए ताकि सभी इसका लाभ ले सकें। ऐसी सबने इच्छा की। महीनों लग गए इस रक्तदान शिविर को अंजाम देने में। प्रचार प्रसार किया गया, लड़कों को ब्लड डोनेट करने के लिए प्रेरित किया। और भी सैकड़ों काम थे जो मेरे भैया बड़ी कुशलता से निपटा रहे थे। बहुत से लड़के स्वतः ही स्वयं सेवक की भूमिका में आ गए थे। पूरा गांव एक परिवार बन चुका था, जहां प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ करके अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहता था। परंतु सभी करने वाले नहीं होते, कुछ दर्शक की भूमिका में भी थे। कुल मिलाकर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार गांव में हो चुका था। माँ पापा हर रोज़ फ़ोन पर मुझे इन सारी घटनाओं की जानकारी देते थे। मैं तो सुन सुनकर ही बौरा सी जाती थी और ससुराल का सब कुछ छोड़कर यहाँ आने का बड़ा मन करता था। एक शाम भैया ने मुझे फ़ोन पर कहा, बेबे कल अपने गांव में रक्तदान शिविर लगेगा, सभी रक्तदान करेंगे। मैंने बहुत सी लड़कियों व औरतों को बुलाया है, तू भी आ जाना और रक्तदान कर जाना। रक्तदान के बाद एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा जो तेरे काम आएगा। मैंने जल्दी से फ़ोन वाली बात पतिदेव को बताई और चलने के बारे में थोड़ी ज़िद सी की। मेरे हमसफ़र मेरे सपनों को पूरा करने के लिए हर काम करने वाले पतिदेव तुरंत राज़ी हो गए। सुबह मैंने जल्दी उठकर सभी घरेलू काम फटाफट निपटा दिए और हम चल पड़े। पहली बार रक्तदान शिविर को देख रही थी। रोहतक से डॉक्टरों की टीम आई हुई थी। धर्मशाला में यह पूरा आयोजन किया गया था। हमारे आने से पूर्व किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका था। सभी अपने काम में मुस्तैदी से जुटे हुए थे। कुछ लड़के रक्तदान कर रहे थे, कुछ कर चुके थे। औरतें व लड़कियां भी शामिल थी। मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि हमारे परिवार ने इस तरह का विशेष व पहला रक्तदान शिविर गांव में लगवाया। रक्तदान के बाद फलाहार की पूरी व्यवस्था मामा जी ने करवा रखी थी। सभी अतिथियों व गांव वालों के लिए पापा ने घर पर खाने का प्रबंध अलग से करवा रखा था, जहां पूरी जलेबियां बनाई जा रही थी। कुल मिलाकर हम पति पत्नी अभिभूत से हो रहे थे। मैंने सारी व्यवस्था देखी और यहाँ वहाँ खड़ी लड़कियों व औरतों से बात की। इसी बीच भैया ने मुझे बुलाया और डॉक्टरों के पास बैठा दिया। मेरा चेकअप हुआ, ब्लड सैंपल लिया गया, कुछ कागजी कार्रवाई की। तभी एक डॉक्टर ने घोषणा की, आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकती, आपको तो 1-2 बोतल चढ़वानी चाहिए, कोई गुंजाइश नहीं है। डॉक्टर कहता गया, मेरी आंखों में पानी उतर आया। मुझे रक्तदान से ज़्यादा उस सर्टिफिकेट की चिंता थी जो अब मुझे नहीं मिलेगा। भैया हंसते हुए उठकर चले गए। मेरे पति मेरी रोनी सूरत को देखकर डॉक्टरों से बोले, मेरा खून ले लो पर इसे सर्टिफिकेट दे दो। पति की बात सुनकर डॉक्टरों की टीम खूब हंसी और कहा, जब पति हो तो ऐसा हो जो बीवी की खुशी के लिए खून तक दे दे। मुझे उठाते हुए कहने लगे, जाओ दूध केले खाओ और खून बढ़ाओ। डॉक्टरों ने मुझे उठने का संकेत दिया। मैंने भैया से भी आंखों ही आंखों में कुछ कहना चाहा, लेकिन भैया आंखें फेर गए और हंसते हुए यहाँ वहाँ हो गए।
मेरे बाद तो औरतों व लड़कियों की बारी सी लग गई। धीरे धीरे सभी रिजेक्ट होती गई। अब सबका ध्यान हमारी तरफ खिंच चुका था। जहाँ थोड़ी देर पहले मैं रोने वाली थी, अब खूब हंस रही थी। मैं क्या, सभी पहले रुआंसी व बाद में खिलखिला रही थी। आंकड़े तो सही सही याद नहीं, लेकिन कोई 2-4 को छोड़कर सभी रिजेक्ट हो चुकी थी। मोटी, पतली, कुंवारी, शादीशुदा सभी समान थी। पहली बार औरतों को इतने ऊंचे स्तर पर रिजेक्शन मिली थी। वह तो सामूहिक दुख था, वरना किसी अकेली पर तो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ता। अब तो डॉक्टरों पर प्रश्नों की बौछार होने लगी थी। हम में खून की कमी क्यों है? खाते तो अच्छा है, लेकिन खून क्यों नहीं बढ़ता? खून कैसे बढ़ाएं? इस तरह के शिविर अब फिर कब लगेंगे? उस समय हम सभी हैरान थी कि लड़का जो भी आता उसी को बेड पर लेटाकर खून ले लिया जाता। बस 2-4 को ही रिजेक्ट किया गया, क्योंकि एक ने कल रात शराब पी थी और एक ने पहली बार इस तरह का दृश्य देखा था और उसके दिल की धड़कन बुरी तरह बढ़ गई थी। पहली बार औरतों को पुरुष वर्ग ने इतनी बुरी तरह पराजित किया था। अब दोष प्रत्यारोप का दौर चलने लगा। बुरी तरह पराजित औरतों ने वाक युद्ध से पुरुष जाति को पछाड़ने की ठानी। अरे ये क्या जाने, जब हम बच्चा पैदा करते हैं तो अपने खून का कतरा कतरा बहा देती हैं, कफन सिराहने रख लेती हैं। एक मोटी सी भाभी ने पहला तर्क दिया। अभी भाभी चुप भी नहीं हुई थी कि तनावग्रस्त व लड़ाकू सी दिखती शादीशुदा ने मोर्चा संभाला। अरे शादी से पहले तो खूब खून होता था। ससुराल क्या गई, कमीनों ने दिन रात काम करवा के मेरा तो खून ही चूस लिया। जहाँ सारे लोग जोंक की भांति मेरा खून चूसते रहते हैं। एक दार्शनिक सी लड़की बोल उठी, ये बहस का विषय नहीं है। स्त्री पुरुष में अंतर भगवान ने बनाया है। जब हर महीने कुदरत ही हमें निचोड़ देती है तो बराबरी का कोई सवाल ही नहीं उठता। एक लड़की जो रक्तदानी बन चुकी थी, बड़ी चहकती हुई बोली, खाती हैं दिन भर तला भुना, चाट पकौड़ी और दोष देती हैं ससुराल वालों को और भगवान को। अच्छा खाया करो, टेंशन में मत रहा करो, तभी खून बनेगा। अगली बार दे देना, लड़ती क्यों हो? मामला बिगड़ सकता था, क्योंकि बहुत से लड़के भी इस वाक युद्ध में अपनी व्यंग्यात्मक हंसी द्वारा शामिल हो चुके थे। तभी भैया ने मुझे आदेशात्मक स्वर में सबको घर ले जाने के लिए कहा। धर्मशाला व घर का फासला थोड़ा सा था। इसमें भी औरतों की चुहलबाजी व हंसी मजाक चल रहा था। सभी अपने दुख को हंसी के फव्वारों द्वारा गफलत कर रही थी। अजीब स्थिति थी कि दुख भी अपना और मजाक भी खुद का ही उड़ाया जा रहा था। माँ पापा घर के गेट पर ही खड़े मिले। आओ आओ, दे आई खून, इब रोटी खा लो। माँ के इतना कहते ही सभी खिलखिलाकर हंस पड़ी। दादी, खून किसे मैं भी कोन्या, सब यूं ये फिर हैं मोटी ताजी। पूनम नाम की लड़की ने विवरण दिया। मेरी माँ के तो आश्चर्य की सीमा न थी। माँ मेरी ओर ऐसे देख रही थी मानो मैं तो रक्तदान अवश्य ही कर आई हूँ। मेरे सिर हिलाने पर माँ को भारी दुख हुआ। शायद पापा भी हमारी बात सुन चुके थे, तभी तो हंसते हुए कहने लगे, ए छोरियों, तमने के ज़रूरत से खून देने की, ये छोरे के काम आवेंगे, इनमें गणाए खून से दे लेंगे। बस इसे बहाने आपस में मिल ली, यह बड़ी अच्छी बात से। आओ खाना खा लो, कहते हुए पापा हमें टेंट की ओर ले गए। सब्जी, पूरी, जलेबियों की सुगंध हमें पहले ही पागल बना रही थी। अब तो सभी भूखों की तरह खाने पर टूट पड़ी। खाने के दौरान भी हंसी मजाक का दौर चलता रहा। खा लो कितना ही, खून तो बनना नहीं। अरे बने भी कैसे? दुनिया जहान की टेंशन, फिक्र ऊपर वाले ने औरतों के गले मट रखी है।
बस सभी एक ही निष्कर्ष निकाल रही थी। आज के बाद कभी भी रक्तदान शिविर में भाग लेकर अपनी बेइज्जती नहीं करवाएंगे। खाने के बाद हम सब बैठकर कुछ देर बतियाती रही, लेकिन घूम फिर कर बात वहीं आ जाती कि हम औरतों का खून गया तो गया कहाँ। अब तो सभी एक ही निर्णय ले रही थी, दुनिया को मारो गोली, आज के बाद नो टेंशन नो फिक्र। ससुराल में कितना ही काम कर लो, भलाई कभी नहीं मिलनी। सबको अच्छा खिलाकर जो बचा खुचा खाती थी, उस लीक को छोड़कर सबसे पहले खाया करेंगे और अगली बार रक्तदान अवश्य करेंगे। इसी दौरान डॉक्टरों की टीम को भैया खाने के लिए ले आए थे। डॉक्टरों ने हमें संबोधित करते हुए हेल्दी डाइट की सलाह दी। धीरे धीरे सभी विदा होने लगी थी। पतिदेव ने भी मुझे चलने का इशारा किया। सभी खुश थे कि इतने दिनों बाद मुलाकात तो हुई। क्या हुआ यदि रक्तदान नहीं हुआ और सर्टिफिकेट नहीं मिला? पता तो चल गया कि हम सबको रक्त अल्पता की बीमारी है। भैया सभी औरतों को आश्वस्त करते हुए कह रहे थे, अगले साल फिर लगेगा यह शिविर। 1 साल तक खून बढ़ाओ और फिर आना। दुर्भाग्य देखिए कि अगले वर्ष मेरे भैया की एक दुर्घटना में मौत हो गई, जिसमें उनका शिविर लगाने का स्वप्न और हमारी रक्तदान की आस सदैव के लिए मर गई। उस घटना के बाद मैंने कभी रक्तदान की सोची तक नहीं। हाँ, उस सर्टिफिकेट की कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ी, क्योंकि उसके बगैर काम चल गया। पतिदेव साल में 2-3 बार रक्तदान करके स्वस्थ रहते हैं। मेरे पतिदेव का ब्लड ग्रुप ओ है, जिसे सर्वदाता कहा जाता है। हर बार जब ये ब्लड डोनेट के लिए जाते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। इन रक्तदान यज्ञशालों में रक्त की आहुति देकर किसी का जीवन बचाने के साथ मेरे भैया के सपनों को भी साकार कर रहे हैं। उम्र के इस पड़ाव पर मुझे पूरा यकीन हो चुका है कि मैं कभी भी रक्तदान नहीं कर पाऊंगी, जिसका मुझे गहरा दुख है। बस खुशी इस बात की कि घर में से एक व्यक्ति प्रति वर्ष ब्लड डोनेट करता है। धन्यवाद।